वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था केवीएस का 2023 का, उस क्वेश्चन पेपर की ऑलरेडी हम 3 वीडियोस को डिस्कस कर चुके हैं। ये आज हमारी चौथी वीडियो है, ये लास्ट वीडियो रहेगी। इसके अंदर बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं इस क्वेश्चन पेपर के, उनको हम डिटेल में सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो 3 वीडियोस आ चुकी हैं इस क्वेश्चन पेपर की, तो आप पहले चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन पेपर की लास्ट वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। पिछली वीडियो के अंदर हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, वहाँ पर एक कमेंट आया था कि उन्हें जो है क्वेश्चन नंबर 285 जो है वो समझ नहीं आया है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 285 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 285 था, देखो उसमें क्या पूछा गया है। हमें 2 कंज्यूमर्स का डिमांड फंक्शन गिवन है और ये बोला गया है कि अगर प्राइस 15 से ज़्यादा रहेगा तो कंज्यूमर ए की और बी की डिमांड जो है वो मिलाकर कितनी रहेगी। अब आपको पता है कि हम मार्केट डिमांड अगर निकालनी है, अगर हम इस केस में, तो हम क्या करेंगे। मार्केट डिमांड निकालने के लिए कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी के डिमांड को ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ भी ऐसा ही करते हैं। हम क्या करेंगे, 10 माइनस पी प्लस 15 माइनस पी को प्लस कर देंगे। अब आपको पता है 10 और 15 25 हो जाएगा हमारा। माइनस का पी क्या हो जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि अगर प्राइस 15 से ज़्यादा रहेगा तब आपको ए और बी की डिमांड बतानी है। हमारा प्राइस कितना है, 15 है। अब आपको 15 से कुछ भी ज़्यादा इसमें पुट कर देना है। सपोज करो हम क्या करते हैं, 15 से ज़्यादा होता है 16 मान लो, तो हम क्या करते हैं 16 यहाँ पुट कर देते हैं प्राइस के प्लेस पर। तो आप देखिए 25 माइनस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, तो आपका आ जाएगा 25 माइनस 32। अब आप यहाँ से जो आंसर निकालते हैं, मार्केट डिमांड आपकी क्या निकली है, -7। आपको पता है कि डिमांड कभी भी कंज्यूमर्स की नेगेटिव में नहीं होती, तो इसका मतलब आपको ये बात समझ आई कि अगर आपका प्राइस 15 से ज़्यादा रहेगा तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर कुछ भी डिमांड नहीं करेगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, जहाँ पर आपको 0 आंसर गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, हमें बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक हाइपोथेटिकल हमने बजट बनाया है। हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स गिवन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन है, कैपिटल रिसिप्ट्स गिवन है, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे पास गिवन है, और हमसे पूछा है फिजिकल डेफिशिएट जो है हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें पता है फिजिकल डेफिशिएट कैसे निकलता है। फिजिकल डेफिशिएट को निकालने का तरीका है, कैपिटल रिसिप्ट्स जो हमारी होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स प्लस रिवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्या माइनस कर देते हैं हम, जो हमारे बोरोइंग्स होते हैं, लोन्स होते हैं, उनको माइनस कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है। कैपिटल रिसिप्ट आपके पास यहाँ 2 गिवन है, एक आपके पास है 400 करोड़, एक है आपके पास नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट ये वाला तो नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम लोन्स वगैरह को माइनस कर देते हैं। तो नीचे वाला जो कैपिटल रिसिप्ट आपके पास गिवन है, इसमें किसी तरह का कोई लोन नहीं है, कोई डेट जो आपका क्रिएट नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम क्वेश्चन में 400 करोड़ लेने की बजाय 100 करोड़ लेंगे, क्योंकि इसमें किसी तरह का डेट नहीं है। ठीक है, ये होगी आपकी कैपिटल रिसिप्ट 100 करोड़ की। उसके बाद देखिए आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, रिवेन्यू रिसिप्ट आपकी है 700 करोड़। तो हम क्या करेंगे, 700 करोड़ यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर देखिए, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका है 200 करोड़, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आपका कितना है, 1000 है। ठीक है, 1000। तो आप देखिए 1000 प्लस कितना है, 200 करोड़ जो है आपका यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बन गया, 800
और यहाँ पर आपका -1200। अब आप क्या करते हो, एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट को हम माइनस करते हैं, तो अगर हम इसको ऐसे भी कर दें कि 1200 में से हम 800 को माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 400 करोड़ आपका आ जाएगा। तो 400 करोड़ आपका क्या आ गया, फिजिकल डेफिशिएट आ गया। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन्वेस्टमेंट डिमांड इन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, कि इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, निवेश की मांग किन तत्वों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एमपीसी जो है, एमपीसी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा जो है कंजप्शन पे खर्च करते हो, तो इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आपका बचा MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है कि आपने कैपिटल कहीं इन्वेस्ट की, उससे आपको कितनी प्रोडक्टिविटी मिल रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है। तो इस चीज़ को देखकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि इन्वेस्टमेंट करने से आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी है, आपको कितना रिटर्न मिला। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के साथ इसका तो रिलेशन होता ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसीडर कर कर ही हम ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, नहीं करना, क्या हमारा संतुलन पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। तो आपको समझ आया कि ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, ये दोनों, इन दोनों चीज़ों पर हमारा क्या करता है, इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है अकॉर्डिंग टू केन्ज इनवॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू, कि अनैच्छिक बेरोजगारी केन्ज के अनुसार क्यों एग्जिस्ट करती है। तो केन्ज का भी जब भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वो हमेशा डिमांड साइड इकोनॉमी की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि एग्रीगेट जो डिमांड होती है ना, उसकी डेफिशिएंसी है, उसकी कमी है, इसकी वजह से ही इकोनॉमी में जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बेरोजगारी की या अदर प्रॉब्लम्स है, वो सब इसलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि डिमांड क्रिएट नहीं हो पा रही। तो केन्ज हमेशा डिपेंड कहते हैं कि इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो कमी है अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से, अनैच्छिक बेरोजगारी, क्योंकि डेफिशिएंसी है एग्रीगेट डिमांड में, वो सप्लाई साइड की बात ही नहीं करते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कोज द कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इनमें से क्या कारण है जो कि कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। कॉस्टफुल इन्फ्लेशन होता है कि वो सारे फैक्टर्स जो इनपुट आप यूज़ कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, सप्लायर ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाता और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अब देखिए इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है, सरकार अगर अपने खर्च को बढ़ा रही है, इसका मतलब सरकार डिमांड कर रही है, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसका सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन नहीं हुआ। सेकंड देखिए इंक्रीज इन वेज एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, वेज का बढ़ना, जब मजदूर ये कहे कि मेरी वेज रेट बढ़ा दो, तो सप्लायर को अगर उसकी वो वेज रेट बढ़ाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सेकंड ऑप्शन में भी देखिए अगर प्रॉफिट मार्जिन प्रोड्यूसर इंक्रीज करना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो प्राइसेस को बढ़ाएगा, एक तरह से उसकी कॉस्ट एक तरह से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, प्राइस उसने बढ़ा दिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन, वेज का बढ़ना और प्रॉफिट मार्जिन का इंक्रीज होना, ये दोनों ही आपकी सप्लाई पर इम्पैक्ट करेंगे और जो सप्लायर है उसकी कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये दोनों ही ऑप्शन हमारे वेज पुल इन्फ्लेशन के रहेंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि बी एंड सी आपका राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सिचुएशन व्हेन हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड साइमल्टेनियसली हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। आपको पता है एक सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन की। क्या होती है स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में जब एक तरफ आपकी इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था के अंदर जो बेरोजगारी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और साथ साथ क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है वो उतनी नहीं बढ़ रही होती। अगर आपको कहीं पर ये तीनों सिचुएशन एक साथ मिल जाती है तो उसको हम इकोनॉमी की लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, जो है हम बोलते हैं। प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज है, ग्रोथ आपकी बढ़ नहीं रही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि हमसे करेक्ट पूछा है कि क्या करेक्ट है। एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइज हो जाएगा आपका जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। पहले आप क्या करो, पहले आप हाफ कंप्लीट पढ़ो, उसके बाद देखियो कि वो कितना करेक्ट है। बोला गया है कि अगर सरकार अपने खर्च को बढ़ाती है तो आपका जीएनपी बढ़ जाएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये बात सही है। सरकार अगर बहुत सा खर्च करती है, आपको पता है कि आपकी जीडीपी क्या होती है, C+I+G(x-m) होती है। अगर सरकार आपका खर्च बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जीएनपी भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या बोला है, मल्टीप्लायर डिटरमाइन द साइज ऑफ इंक्रीज। अब सरकार के खर्च करने की वजह से आपकी नेशनल इनकम कितनी बढ़ेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मल्टीप्लायर ने कितने गुना काम किया। ठीक है, यहाँ पर मान लो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ने कितने गुना काम किया, सरकार ने तो खर्च कर दिया, लेकिन मल्टीप्लायर कितने गुना काम करेगा, उतना इंक्रीज ही आपकी जीएनपी में होगा। ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है। सेकंड पढ़िए, एन इंक्रीज इन टैक्सेस इंक्रीज जीएनपी। जब टैक्स बढ़ते हैं तब क्या होता है, टैक्स के बढ़ने से प्रोड्यूसर्स की इनकम भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टैक्स के बढ़ने से इंक्रीज नहीं होती है, हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट घटता है, क्योंकि सप्लायर को जितना सप्लाई करनी चाहिए वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको गवर्नमेंट को एक तरह से टैक्स देना पड़ता है ज़्यादा। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर जाते हैं इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन, वो रेशो जो है डिक्लाइन हुआ है। लेकिन हमें ये बताना है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग वो कितने से डिक्लाइन हुआ है। अगर हम बात करें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 4 की, उस टाइम 1000 बच्चों में जो मरने वालों की जो संख्या थी वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 3-4 में कितनी थी, 51 से लेकर 41 हो गई थी। मतलब 1000 बच्चों में 51 मरते थे, फिर उसके बाद 41 वो रेशो हो गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 और 4 के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में हमसे यहाँ 5 पूछा है, तो 5 के अकॉर्डिंग ये रेशो और घट गया है। अब 41 की डेथ नहीं होती, बल्कि कितने की होती है, 35.2 जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट बोला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 सेक्स रेशो ऑफ हरियाणा इम्प्रूव हुआ है फ्रॉम 386 टू 893। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि हरियाणा का जो सेक्स रेशो है 836 था, अब वो बढ़कर कितना हो गया है, 893 हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आप उठाओगे, उसमें 5 के अंदर आप देखोगे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने कहा है कि हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशो है, मेल फीमेल का जो रेशो था उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, और वो इम्प्रूवमेंट 57 पॉइंट्स की इम्प्रूवमेंट है। तो ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल करेक्ट बोली गई है कि जो इम्प्रूवमेंट है वो 836 से इंक्रीज होकर 893 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर केरला ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट हैज़ डिटेरियोरेटेड फ्रॉम 1047 टू 951। अगर आप बात करो केरल का जो डाटा उठाओगे ना आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अंदर वहाँ डाटा में दिया गया था कि 1000 मेल के पीछे 1407 जो है फीमेल थी, लेकिन अब जो है ये जो रेशो है 1047 से घटकर कितना हो गया, 951 हो गया है। ये बात भी सही है। तो आपको समझ आया, केरल का जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है और हरियाणा के सेक्स रेशो में इम्प्रूवमेंट आई है। यहाँ पर दी गई दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, जो हरित क्रांति आई थी उसके बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है। फर्स्ट बोला है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था हमारा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी उत्पादकता
कृषि क्षेत्र में उत्पादन के साथ साथ हमारी उत्पादकता भी बढ़ी थी, लेकिन इसने हमारी रीजनल जो क्षेत्रीय जो इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस नहीं किया था, बल्कि इसने बढ़ा दिया था। आपको पता है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो ज़्यादा इम्पैक्ट है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। बाकी सभी स्टेट के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन ने रीजनल जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको इंक्रीज़ किया था, ना कि डिक्रीज़ किया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ बिल्कुल रॉन्ग गिवन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन टोटल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बिटवीन 1999 टू 2017-18। आपको करेक्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में बतानी है। तो इसमें बोला गया है कि भारत के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्लाइन किया है 1999 से लेकर 2017-18। ये बात बिल्कुल सही है। आप 1990 से डाटा उठाकर देखोगे ना, पहले स्टार्टिंग में क्या था, 80% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में थी, लेकिन आज के टाइम में आप देखो ये रेशो 42 के आसपास आ गया है। तो आपको समझ आया कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो पहले 80% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा था, अब ये घटता घटता 42 पर आ गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ है एम्प्लॉयमेंट के मामले में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट गिवन है। अगला देखिए आप, अगला जो बोला गया है LFPR। LFPR होता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल डिक्लाइन वेरी शार्पली बिटवीन 2011 टू 2017-18। ये बोला है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइन किया है 2011 से 17-18। इसका मतलब है कि महिलाएं जो काम कर रही थी उस परसेंटेज में भी डिक्लाइन आया है। ये बात भी सही है। 2011-12 में आप डाटा उठाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको 31.2% महिलाएं काम करने वाली दिखेंगी, लेकिन ये रेशो घट कर अब 29.5 हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इन इंडिया द लास्ट ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी was done by रघुराम राजन कमेटी 2014 using the data of consumption expenditure survey. The poverty was estimated by the committee as। बोला गया है कि लास्ट जो अभी रंगराजन कमेटी 2014 ने क्या किया है, पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया है। तो 2000 जो कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे का उन्होंने यूज़ किया था, उसके हिसाब से उनके जो हिसाब से पॉवर्टी कितनी है रघुराम राजन कमेटी के हिसाब से, तो उनके हिसाब से जो पॉवर्टी का जो डाटा है वो है 29.5%। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान एक्चुअल ग्रोथ एंड ऑफ अ इकोनॉमी हायर देन द टारगेटेड ग्रोथ, कि इन में से कौन सा 5 ईयर प्लान ऐसा प्लान था जहाँ पर एक्चुअल ग्रोथ रेट ज़्यादा थी लेकिन टारगेट जो हमने रखा था वो कम था। तो ऑप्शन है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था ऐसा, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जहां पर हमारी टारगेटेड ग्रोथ रेट तो कम थी लेकिन एक्चुअल में जो हमने अचीव किया था वो ज़्यादा था। हमारी टारगेटेड ग्रोथ रेट थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर, हमने सोचा था हम 2.1% की रेट से ग्रो करेंगे, लेकिन जो हमारी ग्रोथ रेट रही थी 3.6% रही थी। और आपको पता है सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने सोचा था हम 4.5% से ग्रो करेंगे, लेकिन हमने 4.27% से ग्रो किया था। और थर्ड 5 ईयर प्लान तो हमारा बिल्कुल पूरी तरह से फेल रहा था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। आपसे पूछा है कि छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है। छिपी बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी होती है कि वहाँ पर काम करने वाले लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका उत्पादकता में योगदान क्या होता है, शून्य होता है। तो वहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर बस इतना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो सीमांत उत्पादकता है लेबर की वो क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी। अगर कहीं पर भी
आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ज़ीरो है, इसका मतलब वहाँ पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसके अंदर क्या चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इनपुट रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, कि आप एक ऐसा हाउस, मतलब यहाँ पर बोला है कि इनपुट रेंट, कि आप जिस घर के खुद स्वामी हैं उसके किराए को भी क्या हम राष्ट्रीय में शामिल करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो घर हम अपने लिए बनाते हैं, अगर हम उसको किराए पर देते हैं, आपको एक एडिशनल इनकम होती, तो उस चीज़ को भी हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। अगला देखिए, इनपुट वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो आप स्व उपभोग की वस्तुओं का प्रयोग करते हो उनका भी एक प्राइस होता है मार्केट में, उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। और वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, हम जो है वैल्यू ऑफ जो हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, बोला गया है कि क्या हम उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अगला देखिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को क्या हम वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, इन तीनों ही यहाँ से जो भी इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही अंतिम वस्तुओं में होता है, सिर्फ इसीलिए, इसी रीज़न की वजह से हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पर पूछा है गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बताना है। आपके पास कंजप्शन की वैल्यू है, आपके पास टैक्स 0.25 है, आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू बतानी है। अब आप देखिए आपका कंजप्शन क्या है, 50 प्लस 0.8, और आप क्या करोगे, वाई के अंदर से टैक्स को माइनस कर दोगे। टैक्स की जो आपकी रेट है वो क्या रहेगी, आपकी टैक्स की जो रेट है वो रहेगी 0.2y रहेगी। ठीक है, आपकी टैक्स की रेट क्या रहेगी, 0.2y रहेगी। आप चाहे तो यहाँ y कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, अंदर आपका बचेगा 1 माइनस 0.25 जो है, y आपने बाहर कॉमन ले लिया तो आपके पास y इधर रह गया, और आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो बचेगा 0.8 और यहाँ बचेगा 0.75 और यहाँ आपके y रहेगा। तो आप 0.8 को 0.75 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका क्या निकलेगा, तो आपका निकलेगा आपका निकलेगा 0.6 आपका यहाँ निकलेगा, तो आपका 0.6y आपका निकलेगा। तो आपकी इक्वेशन हो गई 50 प्लस 0.6y। अब आप देखिए 0.6y में ये क्या है, ये आपकी MPC निकल गई 0.6। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, आपने पहले स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपने टैक्स की वैल्यू को डाला, y आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 0.25 रहा अंदर, तो 1 माइनस 0.25 रहा, तो आपने 0.75 रहा, यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया 0.8y को आपने मल्टीप्लाई किया 0.75y से, तो आपका क्या आया, 0.6y आपका निकल गया। अब आपको समझ आया आपकी इक्वेशन क्या बनी है, आपकी इक्वेशन बनी है 50 प्लस 0.6y आपकी इक्वेशन बनी है। आपको पता है यहाँ पर आपका 0.6 क्या है, MPC है, मल्टीप्लायर। अब आपको पता है यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, MPC, यहाँ पर आपसे मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछी है, तो आपने कुछ नहीं करना, 1/1 माइनस MPC का फॉर्मूला डाल दीजिए। अब आपकी MPC की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 0.6। अब आप 1 में से 0.6 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 1/0.4। तो और आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो 4 को 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगी। तो आपकी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है आपकी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू निकल कर आई है वो क्या आई है, 2.5 निकल कर आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन केन्जियन मॉडल कंजप्शन इज डिटरमाइंड। कंजप्शन जो है केन्ज के अकॉर्डिंग किसके हिसाब से डिटरमाइन होता है, लेवल ऑफ इनकम,
प्राइस एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपने केन्स के बहुत से मॉडल्स करे होंगे, वहाँ पर वो कहते हैं कि कंजप्शन हमेशा इनकम पे डिपेंड करता है, एक्सपेक्टेशन पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से भी डिपेंड करता है, लेकिन कंज्यूमर प्रेफरेंस की उन्होंने कभी बात नहीं की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, बी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ अदर आईएमएफ कंट्री, कि आईएमएफ के सदस्य देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ संबंध स्थापित करता है आरबीआई, ये काम आरबीआई करता है। सेकंड देखिए, लैंडिंग मनी टू एंटरप्रेन्योर, आपको और ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि उद्यमियों को लोन देने का काम आरबीआई का है, ये नहीं है, ये काम हमारे कमर्शियल बैंक करते हैं, ना कि सेंट्रल बैंक उद्यमियों को लोन देता है। तो बाकी ऑप्शंस आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका रॉन्ग आंसर है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इनमें से कौन सी एक विशेषता जो है उस टाइम हमारी इकोनॉमी की नहीं थी। ठीक है, सबसे पहले डिस्पैरिटीज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ थी जब हम आज़ाद हुए हमारे देश में बहुत ज़्यादा असमानता थी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो ये बात तो थी। अगला देखिए, डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये बात भी थी कि हम बहुत ज़्यादा जो हमारी डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी। अभी मैंने बात की कि 1990 के अंदर आप डाटा उठाकर देखोगे तो स्टार्टिंग जो हमारी 80% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रही थी, तो डोमिनेंस रोल तो प्ले करता था एग्रीकल्चर सेक्टर। अगली बात करें, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, ये नहीं था। हम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में हम उतना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि हमारी नीड्स पूरी हों, हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर रहे थे फूड का बहुत ज़्यादा। तो ये वाला सबसे बड़ी जो एक फीचर हमारी नहीं थी वो ये था कि हमारी आत्मनिर्भरता नहीं थी, अनाज में भी हमारी आत्मनिर्भरता नहीं थी, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा थी और उतना फूड ग्रेन हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका नहीं था, और यही हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी बात थी, उस टाइम हमारे देश औद्योगिकरण भी नहीं था, क्योंकि हम जस्ट आज़ाद ही हुए थे, हम उतने विकसित तो थे ही नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, ये बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर मोस्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन आरबीआई यूज इन्फ्लेशन इंडिसेस, कि आरबीआई जो है अपने ज़्यादा से डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन के डिसीजन लेने के लिए अप्रैल 2014 के बाद कौन से इंडेक्स का यूज़ करता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर। हमेशा जो आरबीआई ने 2014 अप्रैल के बाद इन्फ्लेशन डिसीजन के लिए जो इंडेक्स का यूज़ किया उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज इंट्रोड्यूस बाय चाइना एंड इंडिया। अब ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है कि चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आपसे ईयर पूछा है। तो चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म 1978 में स्टार्ट हुए और इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोला है पीएम गति शक्ति इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म था, कि पीएम गति शक्ति आपने इकोनॉमिक सर्वे हमने बजट में किया था, पता नहीं 2021 के बजट की बात है, वहाँ पर हमारा पीएम गति शक्ति जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर 7 क्या थे हमें पता है, 7 इसके इंजन थे, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर कर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट किया गया था बजट के अंदर। तो हमें पता है कि पीएम गति शक्ति एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लेके आई थी गवर्नमेंट बजट के अंदर, और इसके हमें पता है 7 इंजन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपसे पूछा है कि क्या स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। यहाँ पर बोला गया है एज पर इकोनॉमिक सर्वे 21-22
जो इंडिया है कन्वेंशनल पॉलिसी अप्रोच जो है, जिसे हम पॉपुलरली नोन एज वाटरफॉल अप्रोच, हैज़ बीन डम्प्ड इन अ फेवर ऑफ बेरविल स्ट्रेटेजी। ये बोला गया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 में 21-22 के अंदर वाटरफॉल जो नीति है, वाटरफॉल अप्रोच एक यूज़ की जाती थी, उसका सेक्रीफाइस किया गया है और उसके प्लेस पर कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है, बोरवेल स्ट्रैटेजी जो है उसको अपनाया गया है। तो ये स्टेटमेंट हमसे पूछी गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 2021-22 का जो सर्वे था उसके अंदर जो वाटरफॉल अप्रोच थी उसको हमने सेक्रीफाइस किया है और बोरवेल जो स्ट्रैटेजी है उसको हमने अपनाया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वाटरफॉल अप्रोच क्या थी और उसके प्लेस पर हमने जो है बोरवेल जो स्ट्रैटेजी है उसको क्यों अपनाया। वाटरफॉल एक स्ट्रैटेजी थी, इसके अंदर क्या होता था, पहले किसी भी चीज़ के ऊपर पूरा उसका असेसमेंट होता था। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका एकदम असेसमेंट होना, उसका हर तरह से मूल्यांकन किया जाता था। फिर क्या होता था, कोई भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन पाने के लिए आपने क्या करना है, एक डिसीज़न ले लिया और उस एक डिसीज़न पर आप फिक्स रहते थे। ठीक है, आपने कोई प्रॉब्लम देखी इकोनॉमी की और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक जो तरीका अपनाया उसमें आप रिजिड रहते थे, उसमें आप चेंजेस नहीं करते थे। तो जब ये अप्रोच अपनाई जाती थी, सबसे पहले आपने उसका विस्तृत आंकलन किया, मूल्यांकन करना, फिर आपने समस्या से निपटाने के लिए एक योजना बना ली और उस योजना में आपने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, उस अप्रोच को बोलते थे वाटरफॉल अप्रोच। सेकेंड जो अप्रोच आई जिसको हमने फेवर किया उसको हमने बोला बारबिल स्ट्रैटेजी। इस बोरवेल स्ट्रैटेजी, इसमें पहले क्या हुआ, हमने टाइम लिमिट को देखा, टाइम के बारे में जानकर टाइम को इम्पोर्टेंस दी। फिर हमने क्या किया, जो चेंजेस हो रहे थे स्ट्रैटेजी को चेंज किया। हमने कहा कि हम अब क्या करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी पर काम करेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि हमने मूल्यांकन भी किया, टाइम को इम्पोर्टेंस दी और हमने कहा कि टाइम के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे। ऊपर वाले में क्या था कि आपने एक बार डिसीजन बना लिया कि आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये दिक्कत थी। लेकिन जो बोरवेल स्ट्रैटेजी थी उसमें कहा कि हम पहले से ही प्लान बनाकर नहीं रखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके रिजल्ट में क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इस रिजिडिटी की वजह से हमने वाटरफॉल अप्रोच को छोड़ दिया और हमने बोरवेल स्ट्रैटेजी को जो है क्या किया था, फेवर किया था। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है कि 21-22 में हमने अप्रोच को बदला था। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, द पॉलिसी चेंज वॉज ब्रोथ इन टू प्ले फॉर एडजस्टमेंट इन अ पॉलिसी बेस्ड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नीतिगत परिवर्तन आपको टाइम को इम्पोर्टेंस देनी होगी और साथ साथ आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। तो ये बात इस पॉलिसी में ध्यान रखी गई थी बोरवेल स्ट्रैटेजी के अंदर। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट दी गई है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हम यहाँ बोलेंगे ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बजट 2022 और 2022 और 23 का जो बजट था अमृतकाल का, उसके अंदर हमने किन 4 प्रायोरिटीज़ की जो है बात की थी। पीएम गतिशक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव एनहांसमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन चारों पॉइंट्स को डिस्कस किया गया था 4 प्रायोरिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल डायरेक्ट जो इम्पैक्ट डालेंगे मॉनेटरी पॉलिसी पे बोला गया कैश रिजर्व रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट। अब आप देखोगे ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक इनडायरेक्ट है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट भी इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कैश रिजर्व रेशो मॉनेटरी पॉलिसी पे बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द मर्केंटाइलिस्ट ट्रेड इज, जो व्यापारवादी होते थे, वाणिज्यवादी उस टाइम बहुत पहले के टाइम की, तो उनका जो ट्रेड को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ट्रेड को कंपैरेटिव एडवांटेज मानते थे, नेगेटिव सम गेम मानते थे, जीरो सम गेम मानते थे या पॉजिटिव सम गेम मानते थे। तो वो जो थे उस टाइम मर्केंटाइलिस्ट जो थे ट्रेड को वो जीरो सम गेम जो है उस टाइम मानते थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का और एग्रीमेंट है जो कि इंटरनेशनली ट्रेडेड सर्विसेज को भी शामिल करता है। तो वो है गेट्स जो है वो, जिसके अंदर जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड सर्विसेज को भी क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो यहाँ पर जो कि सर्विसेज को भी कवर करता है वो गेट्स ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है विद रेफरेंस टू द कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण योजना। भारत निर्माण योजना के अंदर आप किस किस को शामिल किया जाता है? रूरल हाउसिंग निर्माण। आप देखो, आपको ये क्वेश्चन ना भी आए तो आपको इसको किस तरह टैकल कर सकते हो। निर्माण है कि आपको कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें रूरल हाउसिंग, रूरल टेलीफोन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना, रूरल एम्प्लॉयमेंट। इसमें भारत निर्माण योजना के अंदर हाउसिंग का निर्माण करना, टेलीफोन जो हमारी रूरल सेक्टर में उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले इस पर ध्यान दिया गया था। रूरल सेक्टर में आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, इन तीनों चीज़ों पर काफ़ी फोकस किया गया था। लेकिन रूरल एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर नहीं आता। तो A, B एंड C बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर गिवन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से क्या जो है करेक्टली मैच नहीं है? IMF जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, यहाँ पर फर्स्ट ही रोंग है, क्योंकि जो IMF हमारा बना था वो 1994 के अंदर बना था। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का बिल्कुल करेक्ट है 1994, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना था, एशियन डेवलपमेंट बैंक फिर 1996 में बना था। बाकी सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा गलत गिवन है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस ओरिजिन में लगाना है कि जब अरेंज द ओरिजिन ऑफ मनी इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। फर्स्ट है मेटेलिक मनी, कमोडिटी मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी वो किससे हुई थी? सबसे पहले आया था हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कौन सी थी? वस्तु विनिमय, कमोडिटी मनी थी। तो फर्स्ट पे आएगी आपकी कमोडिटी मनी। उसके बाद आपने देखा होगा मेटेलिक मनी, हमने मेटल में धातुओं से जो है मनी का ओरिजिन हुआ था। उसके बाद हमने मेटल यूज़ करना जो है वो शुरू किया था। तो यहाँ पर सेकंड पे आपका मेटेलिक मनी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। उसके बाद हमने कौन सी मनी यूज़ की? पेपर मनी, पेपर करेंसी का हमने काफ़ी यूज़ किया। तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन पेपर करेंसी का लगाएंगे। उसके बाद प्लास्टिक मनी आज हम यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह। तो यहाँ पर प्लास्टिक मनी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा सीक्वेंस ऑर्डर जो है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ अ GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 2017 में लगा था जुलाई में, उसमें किस चीज़ को हम शामिल नहीं करते या हम कह सकते हैं आउटसाइड रखते हैं? अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो GST के अंदर नहीं आते। बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो खाने के तेल होते हैं वो सब हमारे GST में इंक्लूड होते हैं। लेकिन जो GST के अंदर नहीं आता वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीस, मिलिट्री वगैरह के लिए जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है 8 कंट्रीज़ का। तो ये बोला गया है कि इसका कौन सी कंट्री जो मेंबर नहीं है? जापान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। तो इसकी जो कंट्री मेंबर नहीं है तो ये है जापान। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान ये सब इसके मेंबर हैं। यहाँ पर पीस, सिक्योरिटीज़ को लेकर एक इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या जो है करेक्ट है? फर्स्ट बोला गया है सेंसेक्स इज अ इंडेक्स नंबर ऑफ 30 शेयर्स, कि सेंसेक्स के अंदर जो कंपनीज के जो 30 शेयर का जो प्राइस है वो आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि सेंसेक्स को हम इंडेक्स नंबर ऑफ 30 शेयर्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कि सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट गिवन है। थर्ड देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन शेयर
आर ट्रेडेड एट ऑल स्टॉक एक्सचेंज इन ऑफ इंडिया, कि जितने भी फ्यूचर ऑप्शंस शेयर्स में होते हैं, ट्रेड होते हैं, वो सारे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में होते हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग गिवन है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर सेकंड तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ आपका रॉन्ग है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमारा यहाँ पर अब केवीएस का जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से सोल्व हो चुका है। हमने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सोल्व किया है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। आने वाली वीडियोस में हम डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को ऐसे ही करते रहेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।